नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है। तो सर्वप्रथम एक बार हम उद्देशिका को पढ़ेंगे, फिर उस उद्देशिका में किन चीज़ों के बारे में बात की गई है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इस प्रस्तावना, इस उद्देशिका में आखिर किन चीजों को बताया गया है? तो जो हमारे मूलभूत मूल्य हैं, फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं, मान्यताएं हैं, जो फिलोसॉफी है इस संविधान पर, उन सारे चीजों को इसमें दिया गया है। जिन लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है या जो राज्य है उसको उन लक्ष्यों को जो प्राप्त करना है, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वो है इसका शुरुआत, हम भारत के लोग। तो ये संविधान हम दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं, लागू भी स्वयं पर हो रहा है, अधिनियमित भी स्वयं पर हो रहा है, और हमने अंतिम में इसको अर्पित भी किसको किया है? स्वयं को किया है। तो हम भारत के लोग ही हम पर शासन कर रहे हैं। हम भारत के लोग मूल स्रोत हैं। प्रभुता जो अथॉरिटी है वो किस पर लागू हो रही है? हम भारत के लोगों पर लागू हो रही है। तो अंतिम लक्ष्य भी कौन है? भारत के लोग। आपातकाल की जब स्थिति थी तो उस टाइम पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 2 नए शब्द जोड़े गए जो पहले ओरिजिनल जो उद्देशिका है उसमें नहीं थे। वो 2 शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। राष्ट्र की एकता जो लिखा था उसके जगह पे लिखा गया राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। ये जो उद्देशिका है इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें हैं, एक राज्य या जो सरकारें हैं वो क्या करेंगी, कैसी होंगी ये, और दूसरा उन राज्यों के द्वारा जो भारत के नागरिक हैं उन्हें क्या दिया जाएगा ये, और जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे ये 3 चीजों के बारे में बात की गई है। तो पहला, राज्य कैसा होगा? संप्रभुत्व होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। अब वो राज्य नागरिकों को क्या देगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, माफ कीजिएगा। अब उन व्यक्तियों का क्या धर्म है? तो ये जो बंधुत्व है, आई थिंक ये इन व्यक्तियों का धर्म है कि फ्रेटर्निटी, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। तो ये मिलजुल कर करने वाला काम है, राज्य भी करेगा, नागरिक भी करेंगे। अब इसको थोड़ा एक एक शब्द से समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता यानी सर्वोच्च सत्ता का सूचक है ये शब्द, जिस पर आंतरिक और बाह्य सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब अगर भारत एक संप्रभु है, सॉवरेन है, इसका मतलब है कि इस पर बाहर का कोई भी जो अथॉरिटी है वो काम नहीं करेगा, अंदर का कोई अथॉरिटी काम नहीं करेगा। मतलब भारत का जो शासन है वो स्वयंभू है, वो खुद डिसीजन ले सकता है, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता।
लेकिन पारंपरिक अर्थ में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में अभी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसको हम प्रभुत्व संपन्न कह सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे, जैसे यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड नेशन है, तो हम सब किसी न किसी तरह से दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापारिक संघ हो, राजनीतिक संघ हो, तो एक दूसरे के फैसले, एक दूसरे के जो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो इसलिए इस तरह से एकदम नहीं कहा जा सकता। भारत के संविधान में अगर आप देखें, अगर उद्देशिका को छोड़ दें, तो भारत के संविधान में कोई भी ऐसा विशिष्ट उपबंध नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पर इस संपूर्ण प्रभुत्वता की शक्तियां निहित हो या ऐसी कोई बात की गई हो। सिर्फ एक ही स्थान है, और वो कौन सा है? यही उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश की कार्य प्रणाली में संपूर्ण प्रभुत्वता लोगों में निहित है। संघ एवं राज्य के सभी अंग, उच्चतम कर्मी, चाहे वो अधिकारी कोई भी हो, अपनी शक्ति कहां से मिलती है उनको? भारत के लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद मतलब जितने भी जो सार्वजनिक प्रक्रम है या कंपनियां हैं, उसमें अधिकतर चीजें क्या हो? सरकार का उस पर आधिकारिक हक हो। बट एग्जैक्टली भारत में यही हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि समाजवाद का अर्थ है कि उत्पादन सामानों का या उसका वितरण, वो सब चीजों का जो स्वामित्व है वो किसके नियंत्रण में होना चाहिए? अधिकतर राज्य के में होना चाहिए। तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं जो है, बट आज के टाइम में क्या हो रहा है? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेशन, ये सब चीजों को अगर देखें, कंपटीशन देखें, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एकदम समाजवाद देश है, एक बैलेंस है। अगला है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जिसे कहते हैं सेक्युलरिज्म, संप्रदायवाद का उल्टा। संप्रदायवाद मतलब क्या? कि किसी एक खास संप्रदाय को समर्थन देना या किसी एक खास संप्रदाय का विरोध करना, ये संप्रदायवाद है। तो उसका विपरीत ये है कि सर्वधर्म समभाव, हम सभी धर्मों को समान मानेंगे, किसी को भी विशेष संरक्षण नहीं देंगे, किसी को भी विशेष रूप से नकारेंगे नहीं। इस तरह से एक पंथ निरपेक्ष जो राज्य है वो व्यक्ति के साथ साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है, उसके पंथ की ओर ध्यान नहीं देता। कि राज्य या राज्य सरकारें ये नहीं बोल सकती कि ये विशेष धर्म का है, हम उसको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोल के। ऑल्दो हम कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे, जैसे आरक्षण हो गया या कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हो गए जिसमें अगर कुछ माइनॉरिटीज हैं तो उनको कुछ विशेषताएं दी जाती हैं, तो वो एक्सेप्शन वाले केस में आ जाता है। अब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये तब, जैसे हम कहते हैं कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी के धार्मिक मामलों में मतलब दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ एक केस में कर सकता है कि अगर वो क्या हो, अपराध कर रहा हो वो धर्म वाले, या वो धोखाधड़ी में शामिल हो, या उसकी वजह से देश की एकता और अखंडता को क्या आ जाए, मुश्किल आ जाए, उसकी वजह से खतरे में हो एकता अखंडता देश की, तो उस स्थिति में राज्य इंटरफेयर कर सकता है। संविधान में एक ऐसा पंथ निरपेक्ष व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत बहुसंख्यक को राज्य की ओर से कोई विशेष अधिकार ना मिले। इसीलिए जनरल कैटेगरी को क्या होता है, कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो ये मैंने कहा कि जैसे रिजर्वेशन है या फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंतर्गत कुछ चीजें होती हैं। अगला शब्द है लोकतंत्र। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट भाग रहा हूं, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं और मैं एकदम डिटेल में इसके बारे में खुद भी नहीं समझता हूं। जितनी मेरे को इसमें हाईलाइट करके मैं चीजें रखा हूं, मैं उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी, प्रभुत्व सत्ता लोगों में निहित है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, फॉर द पीपल, बी द पीपल, बाय द पीपल। कानून की नजरों में सभी बराबर हों, लोग स्वयं के स्वामी माने जाते हैं डेमोक्रेसी में, जो अपने मन चाहे तरीके से तथा उन लोगों द्वारा शामिल होते हैं जिन्हें वे चुनते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम सब अपने मुख्यमंत्री डायरेक्ट नहीं चुन सकते, हम इनडायरेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं परोक्ष प्रतिनिधित्व। ठीक है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन।
तो इस तरह से लोकतंत्र कार्य करता है। लोकतंत्र का आशय है केवल राजनीतिक या जनता को मताधिकार। अब देखो, लोकतंत्र तीनों प्रकार से होगा, सिर्फ राजनीतिक नहीं। राजनीतिक का मतलब होता है कि आप उनको वयस्क मताधिकार दे रहे हो, अपनी सरकारें चुन सकती हैं, ये हो गया राजनीतिक अधिकार। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। अब ये क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, अंबेडकर जी ने कहा है, क्योंकि सामाजिक लेवल पे अगर लोग प्रमुख नहीं है, आर्थिक लेवल पे लोग प्रमुख नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगला शब्द है गणराज्य स्वरूप, जिसको रिपब्लिक कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे रिपब्लिक में एक राष्ट्रपति है जो कि निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है, निर्वाचित है, इलेक्टेड है। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में जैसे वंश चला आ रहा है राजा महाराजाओं का, वैसे तो वो रिपब्लिक नहीं है। सो वी आर द रिपब्लिक, सो वी हैव अ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। सो राज्य का अध्यक्ष लोगों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, इसका मतलब होता है गणराज्य है हमारा। न्याय, लिबर्टी। अब ये जो राज्य हैं हमारे नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देंगे, क्या क्या अधिकार देंगे? तो न्याय देंगे, जस्टिस देंगे, तीनों प्रकार का जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है परस्पर जो हित हैं, व्यक्ति के, संस्थाओं के, उन सभी हितों का सामंजस्य बना के रखना, ये होता है न्याय। न्याय को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत से ऊंचा स्थान दिया गया है। सबसे पहले बात की गई है न्याय की, मतलब न्याय स्वतंत्रता से भी जरूरी है, समानता से भी जरूरी है और बंधुत्व की भावना से भी जरूरी है। केवल संकीर्ण कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है जो अदालतें करती हैं कि अदालत में जो फैसला, ये इस न्याय की बात नहीं हो रही है, ये भी है, बट किसकी बात हो रही है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए समाज के रूप में। वहां पे जन्म, जाति के आधार पर भेदभाव न हो, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव न हो, कोई राजा या आम आदमी के रूप में भेदभाव न हो। समाज में जो प्रतिष्ठा है न्याय के मामलों में, वहां पर ऊंच नीच ना हो। आर्थिक न्याय क्या है? अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के माध्यम से या किसी भी तरह से कम करने की कोशिश की जाए, ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय क्या है? जाति, धर्म के आधार पर जो नागरिक हैं वो राजनीतिक प्रक्रिया में अगर भाग लेना चाह रहे हैं या लेते हैं तो वहां पे भेदभाव न हो उनके साथ में। जाति, लिंग, वचन, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब चीजों के आधार पर, धर्म के आधार पर। यहाँ पर फिर से वही डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही है वो क्या कही है कि 26 जनवरी 1950 को, इस न्याय के संदर्भ में कुछ बात कही है कि 26 जनवरी 1950 को, अभी 26 जनवरी आ रहा है, इसी दिन को हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान लागू हुआ था। तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता तो प्राप्त होगी, 18 साल से ऊपर वोट देंगे सब लोग, राजनीति में हमें समानता तो प्राप्त होगी, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता प्राप्त होगी क्या? गारंटी नहीं दे सकते हम। तो ये काम है राज्य सरकारों का कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश करना। स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता कई चीजों की है, स्वतंत्रता के कई पहलू हैं, जैसे विचार की स्वतंत्रता, खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, किसी विश्वास को मानने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 4-5 तरीके के स्वतंत्रता दिए गए हैं हमको। ये जो स्वतंत्रता की परिकल्पना है ये सकारात्मक है। संविधान के मूल अधिकारों वाले जो भाग हैं वहां पर इस उद्देशिका का एक मूर्त रूप दिया गया है कि हमको किस किस तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। जैसे अभिव्यक्ति वाला मैं अगर कहूं तो आर्टिकल 19 आ जाता है, राइट टू स्पीच, ठीक। तो इस तरह से उद्देशिका से मूल भाग में ये सब बातों को बताया गया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। तो इन्हें व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए, दोनों के लिए ये बहुत आवश्यक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता। समानता,
उद्देशिका में केवल प्रतिष्ठा और अवसर की समता की संकल्पना का परिवेश है। तो कौन कौन से समानता इक्वालिटी की बात की गई है? अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की और अवसर की। कानूनी, सामाजिक और आर्थिक पहलू फिर से इसके हो जाते हैं। ये सभी नागरिक विधि की नजर में, मतलब कानून की नजर में बराबर हैं। उन्हें देश के विधियों का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। तो लोक सेवा है, उसके विषय में धर्म, जाति, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अवसर, सबको समान अवसर मिलेगा। बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो समानता का अर्थ है कि एक सी योग्यता और एक से श्रम के लिए वेतन भी एक होना चाहिए। वहां पर फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये महिला है, ये पुरुष है, या ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। तो यहाँ पे भी समानता होनी चाहिए प्रतिष्ठा और अवसर के शब्दों में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता के आदर्श तभी तक प्रासंगिक और सार्थक हो सकते हैं जब तक वे भाईचारा, भारतीय बंधुत्व की, एक भारत माता की संतान है, हम ऐसा हम ना समझें, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसमें जातीय, भाषा, धर्म, ये सब की विविधताएं आड़ाई में आना नहीं चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। हमको याद रखना है कि हम एक ही भारत माता की संतान है, तब ये पॉसिबल है कि हम सब भाई हैं, ये समझ पाए। एक सुदृढ़ भाईचारे के निर्माण के लिए परम आवश्यक है। बंधुता की संकल्पना पंथ निरपेक्षता की संकल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। देखो, एक है पंथ निरपेक्षता, ये राज्य क्या बोल रहा है कि राज्य धर्म के मामले में नहीं अड़ेगा या एकदम धर्म से अलग रखेगा खुद को, न्यूट्रल होके। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि किसी विशेष धर्म के प्रति मत जुड़ो, सब भाई हैं ये मानो। तो यहाँ पे क्या है, बंधुता का जो सिद्धांत है उसके बारे में बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं। सभी भारतीयों के एक होने की भावना, सभी भारतीयों के एक होने की भावना, यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता और अखंडता प्रदान करता है। नहीं तो कहां प्रदान कर पाएगा। हम सब एक हैं, ये जब तक हम नहीं मानेंगे कोई मतलब नहीं है। एकता और अखंडता सिर्फ बातें हैं। अंतिम जो कुछ चीजें हैं वो ये हैं, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति की गरिमा, बंधुता से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की जाती है, क्योंकि फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, तभी एक दूसरे को हम इज्जत देंगे, डिग्निटी देंगे। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जो संविधान निर्माता थे उन्हें पता था जो व्यक्ति की गरिमा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए इसके पीछे क्या उद्देश्य था? स्वतंत्रता, समानता आदि के जो मूल अधिकार की गारंटी है, ये सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें राज्य को ये दिशा निर्देश दिया गया है ताकि वो अपनी नीति को इस तरह से ढालें, बनाएं, इस सभी नागरिकों को अन्य बातों के साथ साथ अपना जो लाइवलीहुड है, जीविका है, उसके पर्याप्त साधन मिले, काम मिले, अच्छी काम करने की जगहें मिले, तो एक अच्छा जीवन स्तर उनको प्रोवाइड किया जाए, तभी तो उस व्यक्ति के जीवन का जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। इसी को तो बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा, कि अच्छा जीवन है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे वर्क प्लेस में काम कर रहा है। दिस इज द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब हमारा राष्ट्र क्या हो? एक हो, अखंड हो, सुरक्षित हो। बंधुत्व की भावना के द्वारा हम राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की आशा करते हैं। कैसे हम करेंगे राष्ट्र को एक? फ्रेटर्निटी। तो देखो, अलग अलग जो इसके हम गुण देख रहे हैं, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, सब एक दूसरे के पूरक हैं। एक को अगर छोड़ दोगे तो दूसरा छूट जाएगा, तो एक को पकड़ोगे तो दूसरा भी मजबूत हो रहा है। तो अभी बंधुता, भाईचारे की वजह से क्या हो रहा है? राष्ट्र की एकता बन रही है। जो मेन जो चीजें हैं जो मैंने अभी पढ़ के थोड़ी देर पहले आपको सुनाई, क्या क्या थे वो शब्द? संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं
भारत के समूचे संविधान के सारांश, कि हमारा पूरा जो संविधान लिखा गया है उन सब का निचोड़, उस सब के पीछे की फिलोसॉफी, दर्शन क्या है, उसके आदर्श क्या है, उसकी आत्मा क्या है। तो एक तरह से हमारी जो उद्देशिका है ये हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान के अन्य भाग तथा जो ठोस रूप है वो विचार और अर्थ प्रदान करने का काम करते हैं। मेन क्या है, यही है उद्देशिका। इसी को एक्सप्लेन करके पूरा संविधान लिखा गया है कि अब ये चीजों को अचीव करना है तो ये प्रावधान होंगे। न्यायालय ने पाया कि उद्देशिका में संविधान की कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताएं निहित हैं कि उन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता। हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान है कि अगर परिस्थिति बदलती है तो कुछ चीजों को बदला जा सकता है। आर्टिकल 368 दिया है, लेकिन इस उद्देशिका को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उद्देशिका क्या है, प्रियम्बल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत तत्व है हमारे संविधान का। इन चीजों को नहीं बदल सकते। संविधान के कार्य रूप में अस्तित्व के आने के लगभग 75 साल बाद भी हमें इस बात पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है कि संविधान के मूल सिद्धांतों को लागू करने तथा उद्देशिका में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कितने और कहां तक सफल हो। तो हम कितने सफल हुए हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ये हमको खुद से सवाल पूछना है। बस इतना ही कहना था। हम भारत के लोग हैं, हम ये ना भूलें कि असली शक्ति हम में ही निहित है। हमारी शक्ति को हम ये ना समझें कि जो वहां पे मंत्री है या अधिकारी है वो पावरफुल है। पावरफुल हम हैं, बस हमें अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं कि हम सब अपनी शक्तियों को पहचानें और हम भारत के लोग भारत को फिर से महान बनाएं, एक अच्छा देश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।